गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 64 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास और उसमें भी गुप्त साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुंच सकते हैं। इस परीक्षा की डेट जो है वो दे दी है यूपीपीएससी ने, 12 जून को होगी। तो समय कम है, प्रैक्टिस करते रहिएगा और नेक्स्ट मंथ से शायद फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो जाएं। तो पहला प्रश्न है, गुप्त काल के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए, इस काल में बलात् श्रम यानी विष्टि पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुई। विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लेकर सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राज संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया। सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। देखिए, चंद्रगुप्त ने गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा में जो है आधिपत्य स्थापित करके गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था पश्चिमी भारत में। तो ये तो गलत है बिल्कुल, स्टेटमेंट तीसरा वाला। पहला दूसरा चौथा वाला बिल्कुल गलत है, पहला दूसरा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो डी है इसका आंसर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको बोलते हैं विक्रमादित्य भी, मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त करके पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार किया था। तो डी वाला स्टेटमेंट गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम ने। देखिए, कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। तो कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य के विल्सण अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और करमदंडा अभिलेख आदि से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बताना है। इस काल में घुड़सवारों की भूमिका प्रमुख हो गई। इस काल में लगाम और जूतों का आविष्कार हुआ। इस काल में उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला क्षेत्र था और इन्होंने अपना राज्य कुषाण राज्य के अवशेषों पर स्थापित किया था। बिल्कुल, इस काल में घुड़सवारों की भूमिका प्रमुख हो गई। इस काल में उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला क्षेत्र था बिहार से भी, और इन्होंने अपना राज्य कुषाण राज्य के अवशेषों पर स्थापित किया। ये भी सही है, ये बी वाला गलत है, क्योंकि लगाम हो गया, जूतों का आविष्कार, बटन वाले कोट, ये सब ने ये गुप्तों ने जो है कुषाणों से सीखे थे। तो कुषाणों ने पहले किया था इसे। तो गुप्त शासकों ने लगाम हो गया, बटन वाले कोट, पतलून, जूतों का इस्तेमाल करना कुषाणों से सीखा था। इन सब में उनकी गतिशीलता आई, इन सब से उनमें गतिशीलता आई और उनके घुड़सवारों की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई। और गुप्त काल में बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अत्यधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्यों? क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख इसी काल पर, इसी स्थान पर पाए गए हैं। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था और चंद्रगुप्त प्रथम ने रुद्रदामन से युद्ध के उपरांत विजय स्मारक के रूप में गुप्त संवत की स्थापना की थी। पहला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो गुप्त संवत चलाया था वो रुद्रदामन से युद्ध के उपरांत नहीं चलाया था, बल्कि अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त वंश की स्थापना की थी। बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की, तो गुप्त वंश का पहला राजा हुआ, उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। नंबर 5 पर आ जाइए। समुद्रगुप्त के बारे में दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। समुद्रगुप्त के काल को गुप्त साम्राज्य का व्यापक समुद्रगुप्त के काल में गुप्त साम्राज्य का व्यापक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त की नीतियां अशोक की नीतियों के समान थी क्या? देखिए, अशोक जहां शांति चाहता था, वहीं समुद्रगुप्त जो है युद्ध नीति में विश्वास करता था, जीतने में विश्वास करता था। तो समुद्रगुप्त की नीतियां अशोक की नीतियों के विपरीत थीं। जहां अशोक शांति और अनाक्रमण की नीति में विश्वास करता था, तो समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में आनंद पाता था। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य का व्यापक विस्तार किया। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्न में से किसको विष्टि कहा जाता था? कर बेगार जिला जाति विष्टि बेगार को। तो मध्य और पश्चिम भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार, बेगार का मतलब है निशुल्क श्रम करवाया जाता था, जो बिस्टी कहलाता था।
गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में सही है? तो राज्य के वर्गीकरण में बढ़ते हुए क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले आएगा गांव, ग्राम, उसके बाद वीथियां, विषय, भुक्ति और राज्य। तो देखिए, राज्य के वर्गीकरण का बढ़ता हुआ अनुक्रम इस प्रकार है गुप्त काल में: ग्राम, वीथियां, विषय, भुक्ति और राज्य। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई और राज्य कई भुक्तियों में विभाजित था, भुक्तियां कई विषयों में विभाजित थीं और विषयों को वीथियों में बांटा गया था और वीथियां गांव में विभाजित थीं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। गुप्त साम्राज्य के पतन के संदर्भ में कौन सा सही है? स्कंदगुप्त के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए, ये भी एक कारण है गुप्त साम्राज्य के पतन का। मतलब ये हो सकता है क्या? हुणों का आक्रमण, सामंतों का विद्रोह, सारे कारण है, डी है इसका आंसर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों ने स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों में स्कंदगुप्त ने हुणों से कड़ा मुकाबला किया, परंतु उसके बाद के उत्तराधिकारी हुणों के सामने टिक नहीं पाए और गुप्त शासकों के सामंतों ने विद्रोह करके साम्राज्य को कमजोर बना दिया। उत्तरी बंगाल में नियुक्त सामंतों ने विद्रोह कर स्वतंत्र राज्य बनाना शुरू किया। ये सारे कारण थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? ये दो तरह से पूछा जाता है, स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं। तो स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार और रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। तो प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेख में दिनार कही गई, दिनार लिखा है। 10वां प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? श्रमण, परिव्राजक, अग्रहारिक या मागध? मागध का। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास से रिलेटेड मतलब संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना मागध का व्यवसाय था। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल ही है इसका उत्तर। देखिए, गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि यह काल साहित्य, विज्ञान और कला के उत्कर्ष, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता तथा आर्थिक समृद्धि, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था और राजनीतिक एकता का काल था। 12वां प्रश्न है, गुप्त काल के नाटकों पर विचार करना है आपको। इस काल के नाटक दुखांत हैं। नाटकों की भाषाओं में वर्ण विभेद दिखाई देता है, बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए, गुप्त काल के सभी नाटक सुखांत हैं, दुखांत तो एक भी नहीं है। ठीक है, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। नाटकों की भाषा में वर्ण भेद दिखाई देता है, दूसरा वाला सही है। तो भारत में लिखे गए गुप्त काल के नाटकों के बारे में दो बातें उल्लेखनीय हैं। कौन कौन सी? इस काल के सभी नाटक सुखांत हैं, दुखांत नाटक का एक भी उदाहरण गुप्त काल में नहीं मिलता। इस काल के नाटकों की भाषा में वर्ण विभाजन दिखाई पड़ता है। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का अन्य नाम नामदेव गुप्त था? बताइए। समुद्रगुप्त का? नहीं। कुमारगुप्त? नहीं। उसी का जिसका नाम है विक्रमादित्य। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का एक अन्य नाम नामदेव गुप्त था और इसके अन्य नाम देवराज और देवऋषि भी मिलते हैं और ये एग्जाम के फेवरेट हैं, पूछ लेते हैं इनको। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? किससे? इलाहाबाद स्तंभ लेख या फिर भीतरी स्तंभ लेख या मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी तो है नहीं इसमें, बताइए ऊपर में से। इलाहाबाद भी नहीं है, मंदसौर या भीतरी? भीतरी। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील है, वहाँ पे भीतरी नामक स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्र और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है और हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें हुण स्कंदगुप्त से पराजित हुए थे। नंबर 15 पर आ जाइए। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? भरूच या ताम्रलिप्ति? ताम्रलिप्ति से।
तो ताम्रलिप्ति गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति की बात करें तो आपको मिलेगा ये आधुनिक पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में। नंबर 16 पर आ जाइए। ईसा की तीसरी शताब्दी से हुण आक्रमण के कारण रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, तो भारतीय व्यापार आधिकारिक तौर पर निर्भर हो गए कहाँ? भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। देखिए, ईसा की तीसरी शताब्दी से जब हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, तो भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। नंबर 17 पर आ जाइए। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? अफीम की खेती होती थी वहां पर, या हस्तशिल्प, बहुमूल्य मणि रत्न, या वस्त्र उत्पादन? वस्त्र उत्पादन। तो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु या तमिल राष्ट्र वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। नंबर 18 पर आ जाइए। गुप्त कालीन रजत यानी चांदी की मुद्राओं को नाम दिया गया था। देखिए, चांदी की मुद्राओं को जो नाम दिया गया था वो था रूपक, ठीक है। और जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी वो होती थी दिनार। तो इसका आंसर सी है। तो गुप्तकालीन चांदी की मुद्राओं को रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। नंबर 19 पर आ जाइए। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख या साक्ष्य निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त होता है? जूनागढ़ अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से, सांची से, या एरण से? एरण से प्राप्त होता है। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य जो है वो एरण से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। यानी गोपराज सेनापति की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी स्त्री यानी पत्नी उनके साथ सती हुई थी। 20वां प्रश्न है। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? सुनियोंग ने भारत की यात्रा की थी 518 से 521 के बीच में। तो चीनी यात्री सुंगयुन ने 518 से 521 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की। चीनी बौद्ध भिक्षु सुंगयुन ने बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों की यात्राएं की, और इस सुंगयुन को बौद्ध महारानी हु द्वारा भेजा गया था। कुछ और एक क्रम है जो इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है अन्य चीनी यात्रियों के आने का। फाहियान, संयुगमन, हुएनसांग और इत्सिंग। ठीक है, सबसे पहला आया फाहियान, उसके बाद संयुगमन, हुएनसांग और इत्सिंग, ये भी याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के, एंशिएंट हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।